नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आइए आज हम लोग रीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आज राजस्थान के टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो जितने साथी हमारे रीट के फॉर्म भरे हुए हैं उनसे आग्रह जो आइए और लेवल 2 का हम लोग इस चैनल के मार्फत पूर्ण तैयारी करने जा रहे हैं। ये हमारे क्लास 6 का पहला चैप्टर जो आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे क्लास 6 का पहला चैप्टर। और ये क्लास 6 का पहला चैप्टर जैव मंडल और भूदृश्य के संदर्भ में अभी हम लोग इस चैप्टर में जो कुछ भी है वो जानेंगे और इसे तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई बात किए हुए। जैव मंडल का अर्थ एवं महत्व। हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन विद्यमान है। सौरमंडल के अन्य ग्रह अलग पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में वे तत्व मौजूद हैं जो जीवन के लिए अति आवश्यक है, जैसे हवा, पानी और स्थल। जरा विचार कीजिए, यदि पृथ्वी पे पेड़ पौधे जीव जंतु न होते तो यह कैसी होती। सौरमंडल से अन्य ग्रहों की तरह जीवन की शुरुआत से पहले पृथ्वी भी चट्टानी पिंड थी जिस पर जल और गैस विद्यमान थी। इस प्रकार पृथ्वी पर केवल 3 मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल ही थे। यह पृथ्वी के पूर्णतः निर्जीव अवस्था में थी। ऐसा माना जाता है कि करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर पहला जीव पानी में विकसित हुआ। उसके बाद धीरे धीरे अनेक जीवों का विकास हुआ और जो पृथ्वी पहले निर्जीव थी उस पर असंख्य जीव दिखाई देने लगे। इस प्रकार भूमंडल पर वर्तमान में दिखाई देने वाली जैव मंडल का विकास करोड़ों वर्ष में हुआ है। पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान है वह जीव मंडल कहलाता है, जिसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर के विशालकाय जीव शामिल है। इसके साथ साथ विस्तृत और विविध वनस्पति, जीव जंतु एवं मनुष्य इस जनमंडल के हिस्से हैं। पृथ्वी की ठोस सतह को हम स्थल मंडल कहते हैं, जलीय भाग को जलमंडल और धरातल के ऊपर वाले हिस्सा जहाँ गैस पाई जाती है उसे वायुमंडल कहलाता है। जब ये 3 मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो जैवमंडल की रचना होती है। ध्रुवों के बर्फानी प्रदेशों से भूमध्य रेखीय प्रदेशों की तीक्ष्ण गर्मी तथा असमान से लेकर के सागर की गहराई तक, चाहे जिस रूप में हो, पृथ्वी पर जीवन सूक्ष्मतम जीवन से लेकर के बड़े बड़े पौधे और विशालकाय पशुओं तक न केवल आकार में परंतु जीव जगत के प्रकार एवं पर्यावरण में भी विभिन्नता पाई जाती है। क्या समग्र पृथ्वी पर जैव मंडल है? इसका उत्तर होगा नहीं। हमारी पृथ्वी अत्यंत विशाल है और इसके समग्र भूभाग पर जीवन नहीं है। हमारी पृथ्वी के विशाल भूभाग के कुछ हिस्सों को छोड़ करके शेष पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के जल मंडल को वस्तुतः 3 बातें खास बनाती है जो अग्रलिखित है। सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। पृथ्वी पर विशाल मात्रा में जल उपलब्ध है। पृथ्वी पर तरल, गैस और ठोस पदार्थ के 3 स्वरूपों को एक अच्छा समन्वय है। जलमंडल वायुमंडल के उस छोर तक फैला है जहाँ पर पक्षी और कीट पाए जाते हैं। वही इसका विस्तार स्थल के नीचे गहरी गुफाओं एवं बिलों और सागर की गहराइयों में भी, अर्थात वह हर स्थान जहाँ किसी भी रूप में जीवन की चिन्ह हो, जैव मंडल का भाग है। जीव मंडल में पाए जाने वाले जीवों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। वनस्पति जगत, जिसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ और घासें सम्मिलित है। जीव जगत, जिसमें मनुष्य सहित स्थल, जल एवं वायु में रहने वाली सभी जीव जंतु सम्मिलित है। परितंत्र का अर्थ एवं महत्व।
आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो कई ऐसी वस्तुएं भी दिखेगी जो निर्जीव है। जल, मिट्टी, पत्थर आदि सभी निर्जीव अजैव है। इन्हीं निर्जीव चीज़ों के बीच पृथ्वी पर अनेक जीव पनप रहे हैं जिन्हें सजीव कहा जाता है। इन जैविक एवं अजैविक चीज़ों ने हमें चारों ओर से घेर रखा है और यही हमारे पर्यावरण का अंश है। सभी जीव आपस में एक दूसरे से प्रभावित करते हैं, इसके साथ साथ अपने पर्यावरण से प्रभावित होते हैं और उससे भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जीवों का पर्यावरण के आपसी संबंधों की जटिल व्यवस्था बन जाती है। इस जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के पारस्परिक अंतः संबंध को ही परितंत्र कहते हैं। यह आकार में एक छोटे तालाब या अमेजन के विशाल वर्षा वन के रूप में हो सकता है। यही नहीं, हमारी यह धरती भी एक विशाल परितंत्र है। आप पाएंगे कि पृथ्वी पर न केवल एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा हुआ है बल्कि अनेक पर्यावरण में मौजूद निर्जीव वस्तु भी जुड़ा हुआ है। सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उन्हें एक दूसरे पर निर्भर होकर के और पर्यावरण से प्राप्त होती है। एक जीव दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है। अब पृथ्वी, उसमें निवास हर जीव की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, जिसकी सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यही ऊर्जा एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक खाद्य श्रृंखला के रूप में हस्तांतरित होती जाती है। अगर हम एक जल को देखें तो पाएंगे कि कैसे पौधे जो सूर्य की ऊर्जा से भोजन बनाते हैं उन्हें हिरन या खरगोश खाते हैं। इन शाकाहारी पशुओं को शेर या भेड़िया खा सकता है। शेर या भेड़िया की मृत्यु के बाद उसके शरीर को अपघटक जीव मिट्टी में मिला देते हैं। यह एक सरल खाद्य श्रृंखला है। एक अन्य उदाहरण से भी हम इसे समझ सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तथा मृदा से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे से एक कीट अपना भोजन प्राप्त करता है। उसी कीट को चूहा, चूहे को सांप, सांप को बाज खाता है। बाज के मरने के बाद अपघटक जीव उसे मिट्टी में मिला देता है। इस प्रकार एक खाद्य श्रृंखला पूरी हो जाती है। वास्तव में क्षेत्र में कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल जाल होता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि हमारी पृथ्वी की सतह उबड़ खाबड़ है, साथ ही भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जलवायु में लगातार परिवर्तन होता है। ये सभी भौगोलिक परिस्थितियाँ, चाहे उच्चावाच हो या जलवायु, पर्यावरण विभिन्नताएं व्यक्त करती है। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण पृथ्वी पर असंख्य जीवों का विकास हुआ है। अलग अलग पर्यावरणों में अलग अलग पशु, पक्षी व वनस्पति पाई जाती है। सभी जीव अपने पर्यावरण के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं, पर एक पर्यावरण ही हम जीवों को प्रभावित करता है। नहीं, केवल भौतिक पर्यावरण ही जीव जगत को प्रभावित नहीं डालता, अपितु जीव भी अपने पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। मानव ने अपने प्राकृतिक पर्यावरण में बहुत परिवर्तन किए हैं। ये परिवर्तन सही भी हो सकता है और गलत भी। आज हम सिंचाई के सहायता से रेगिस्तान में कृषि कर सकते हैं, वहीं मनुष्य ने ही कई जंगलों को काट डाला है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक जीव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए उसका संरक्षण करना आवश्यक है। परितंत्र का संतुलन। वर्तमान में मानव आर्थिक विकास के नाम पर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए परितंत्र को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। मानव अपने कार्यों जैसे प्राकृतिक वनस्पति एवं जीवों का विनाश करना भूल जंतुओं और वनस्पतियों के स्थान पर विदेशी जंतुओं और वनस्पतियों को स्थापित करना, विकास के लिए परितंत्र के संगठनों में परिवर्तन करना, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग करना, वायुमंडल की गैसों में अनुपात का बदलना, पर्यावरण को प्रदूषित करना आदि के कारण परितंत्र का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। इसके दुष्प्रभाव के फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन संकट
इसके दुष्प्रभाव के फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ जाएगा। अतः परितंत्र के संतुलन को बनाए रखना अति आवश्यक है और यह कार्य केवल मानव ही कर सकता है। हमें विकास के कार्य इस प्रकार करने चाहिए कि उससे परितंत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। मानव को चाहिए कि वह प्रकृति का दोहन कर लूट लेने की नीयत न रखे, बल्कि इसका सहयोग कर उसके साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करे एवं सतत विकास की ओर अग्रसर होने का प्रयास करे। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप